Very good morning students, welcome back. This video is for the students of class 6th, subject social studies, chapter 8, the Mauryan Empire and Ashok. It is fourth part of the chapter and I think this is the last part. After this exercises will be done. Okay, so let us start from the heading, the city of Pataliputra. It is on page number 124. Just open your books on page number 124 and you will get it there. The city of Pataliputra. Pataliputra was the capital city of the Mauryan Empire. जो पाटलिपुत्र थी कैपिटल सिटी, इट वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द reign of Ashok. When Ashok was the ruler, it was his capital, Pataliputra. Indica mentioned that the city was a large, impressive and magnificent. Indica is a book, और ये जो बुक है इसमें ये मेंशन किया गया है कि इट वाज अ वेरी लार्ज सिटी, इट वाज वेरी इम्प्रेसिव एज वेल एज इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट. इट वॉज ए वॉल सिटी विथ सेवरल गेट्स एंड टावर्स. इस सिटी में बहुत सारे गेट्स थे, बहुत सारे टावर्स थे. वॉल सिटी, इट वॉज फुल्ली प्रोटेक्टेड. वॉल चारों तरफ बनाई गई थी और प्रोटेक्टेड सिटी थी. अंदर जो है बहुत सारे गेट्स लगे हुए थे. इट वॉज वेल कनेक्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द एम्पायर. और जो पूरा का पूरा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, उसके जो अलग अलग पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स से ये जो पाटलिपुत्र कैपिटल था ये फुल्ली वेल कनेक्टेड था, काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था. द किंग्स पैलेस वॉज मेड ऑफ स्टोन. जो राजा का पैलेस था वो स्टोन का बना हुआ था. एंड हाउसेज ऑफ सिटीजन्स वर मेड ऑफ ब्रिक एंड वुड. जो सिटीजन थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके जो हाउसेज थे वो ब्रिक एंड वुड्स के बने हुए थे. ठीक है. The city administration was looked after by a group of 30 officials divided into 6 committees. पूरे के पूरे शहर का जो प्रशासन है, it was looked after by a group of 30 officials. 30 officials का एक ग्रुप था जो इसको देखता था. Divided into 6 committees, 6 अलग अलग कमेटियाँ थी. Each supervising a special department. और सारी की सारी जो कमेटियाँ हैं वो अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, विभागों को ये देखा करती थी. तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस हेडिंग, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. ये हेडिंग यहाँ पर आपकी समाप्त होती है. दूसरा है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. दूसरी जो नेक्स्ट हेडिंग है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ARCHITECTUR. Mauryan art and architecture. This is the next heading. स्तूपास एंड पिलर्स आर इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड. जैसा कि हम जानते हैं कि जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था, तो इन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनवाए, बहुत सारे स्तूप्स बनवाए, बहुत सारे पिलर्स बनवाए. इन्होंने पिलर्स तो इंस्क्रिप्शन के लिए थे जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, प्रीचिंग्स लिखी गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो स्टेट के वो लिखे गए थे. और स्तूप जो है वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है लास्ट चैप्टर में. टाल पॉलिश्ड सैंडस्टोन पिलर्स कैरी अशोकाज एडिक्ट्स. अशोक के जो भी एडिक्ट्स हैं, जो भी उसके लेख लिखे गए हैं, शिलालेख, वो सब बहुत ही लंबे लंबे पॉलिश्ड सैंडस्टोन पिलर और साफ सुथरे पॉलिश किए हुए सैंडस्टोन के पिलर्स पर लिखे गए हैं. मोस्टली पंच मार्क क्वाइंस हैड बीन वाइड स्प्रेड. इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो पंच मार्क क्वाइन है, क्वाइंस जिसके ऊपर पंचिंग की गई रहती थी, ऐसे जो क्वाइंस हैं वो यूज में आया करते थे. द फेमस अशोकन पिलर एट सारनाथ. सारनाथ में अशोक का जो प्रसिद्ध पिलर है कंटेन द लायन कैपिटल विच कंसिस्ट ऑफ 4 लायन. लायन कैपिटल भी कहा जाता है, उसमें 4 लायंस हैं. एंड सीटेड बैक टू बैक, जो एक दूसरे के पीछे जस्ट बैठे हुए हैं. सपोर्टिंग द व्हील ऑफ धर्म नोन एज द अशोक चक्र. और धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको धर्म चक्र को जो है धम्म चक्र कहते हैं, धम्म चक्र को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको अशोक चक्र के नाम से भी हम जानते हैं. एन एलिफेंट, ए हॉर्स एंड अ बुल एंड ए लॉयन आर आल्सो फाउंड ऑन द अबैकस ऑफ द कैपिटल. उसका जो स्तंभ है, जब उस पर हम देखते हैं तो उस पर एक एलिफेंट की भी मतलब बनाया गया, एलिफेंट बनाया गया है, एक हॉर्स बनाया गया है, बुल बनाया गया है और एक लायन भी बनाया गया है. ठीक है.
एंड दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। इसको इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है। एंड दिस अशोक चक्र इज आल्सो फाउंड ऑन द इंडियन फ्लैग। ये जो अशोक चक्र है ये इंडियन फ्लैग पर भी हमको बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो क्वाइंस हम देखते हैं उस पर शेर का जो वो सिंबल है वो भी यहीं से लिया गया है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ, कैसे ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था इट केम टू एन एंड, वो देखते हैं। अशोक डाइड इन 232 BCE। अशोक जो है वो 232 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो गई। एंड मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। और धीरे धीरे जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा। वीक सक्सेसर्स कुड नॉट कंट्रोल सच अ लार्ज एम्पायर। जो एम्पायर था दैट वाज वेरी लार्ज एंड इट वाज अनेबल फॉर द एक्सपीरियंस्ड सक्सेसर्स टू कंट्रोल। जो उसके उत्तराधिकारी थे उनके पास अनुभव नहीं था, वो नए थे, तो उनके लिए उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, वो नहीं कंट्रोल कर पाए। वीक एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट मैनेज फोर फ्लंग टेरिटरीज। चारों दिशाओं में फैली हुई टेरिटरीज थी, फोर फ्लंग टेरिटरीज, और इन पर प्रशासन सही ढंग से नहीं कर पाए लोग। इनफ टैक्सेस कुड नॉट बी कलेक्टेड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो टैक्स ज़रूरी होता है उतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये एम्पायर जो है वो उसका पतन हो गया। अ सीरीज ऑफ अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ आल्सो वीकेंड एम्पायर। और नॉर्थ से बार बार अटैक्स होते थे, अटैक होने की वजह से भी ये जो एम्पायर है थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। इन 185 BCE द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग। तो 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसको एक शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी, द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। और वहीं से शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो गया। आज जो आपको हेडिंग्स बताई गई हैं, दी सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, दूसरा मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तीसरा डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये आप अच्छे ढंग से इसको स्टडी कर लेंगे। इसके बाद लेट्स रिकॉल जो लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा पूरे चैप्टर का जो समरी होता है वो यहाँ पे दिया रहता है, तो उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में जो मौर्य डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर थे ही वॉज नन अदर दैन चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्यन डायनेस्टी रीच्ड इट्स हाइट ऑफ ग्लोरी अंडर अशोक। तो जो मौर्य डायनेस्टी है ये सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर हुआ, ये किसके टाइम पे हुआ? इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। अशोक के समय पर ये अपने समझ लीजिए कि चरम पर थे, शीर्ष पर थे। अशोक गेव अप वॉर प्रैक्टिसेस एंड फॉलोड एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वार। कलिंग वार के बाद, क्योंकि अशोक जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था उस लड़ाई में, जो जन धन की हानि हुई थी उसको देखने के बाद, तो उसने जो है अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसने बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया और लड़ाई छोड़ दिया। अशोक स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म थ्रू हिज एडिक्ट्स। उसने जो भी एडिक्ट्स बनवाए, जो भी उसके शिलालेख थे, जो भी उसके स्तंभ थे, तो उनके जरिए उसने जो है अशोक ने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कराया। एंशिएंट इंडिया विटनेस्ड अ कंटिम्प्लीमेंट्री सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत में ऐसा हुआ था उस समय कि पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे के पूरा इतना लंबा एम्पायर किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो और उसने इतने सही ढंग से उसको चलाया हो। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा जाता है, जहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंटर में, एक केंद्र में होता है, एक ही आदमी के कंट्रोल में होता है। अशोक डाइड इन 232 BC। अशोक की डेथ 232 BC में हुई बिफोर क्राइस्ट। एंड मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। और जो मौर्यन एम्पायर था वो छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, विखंडित हो गया। की वर्ड्स में है एडिक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर। एडिक्ट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। इन्फेंट्री सोल्जर्स हु फाट ऑन फुट, जो पैदल सिपाही हैं उनको इन्फेंट्री कहते हैं। कैवलरी कहा जाता है हु फाट ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार सिपाहियों को कैवलरी कहते हैं। एनेक्स करना मतलब होता है टू टेक पोसेसन ऑफ ए लैंड और कंट्री बाय फोर्स, किसी ज़मीन किसी राज्य पर कब्जा कर लेना,
इसको हम एलेक्स कहते हैं, और बॉर्डर का मतलब होता है ए लार्ज रॉक, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना है घर पे एज अ होमवर्क, वो ये है कि आपको करना क्या है, राइट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि वो टफ है, तो वो वर्ड्स लिख लीजिए और उनकी मीनिंग्स भी सर्च आउट करके आप लिख सकते हैं। ये आपको कंप्लीट करना है। और रीड दी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप ट्राई करिएगा लिखने का ना। ट्राई टू डू MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच। ठीक है, ये सब आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।